गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप यहाँ पर चैप्टर करेंगे। चैप्टर नंबर आपका लास्ट चैप्टर है इस बुक का। ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 10, संविधान का राजनीतिक दर्शन। इस पुस्तक में अभी तक हमने संविधान के कुछ मुख्य प्रावधानों का अध्ययन किया है। देखिए, जो कुछ प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, वो सारे के सारे हमने इस चैप्टर में इस बुक के अंदर हमने उनका अध्ययन किया है अभी तक, और जाना कि पिछली आधी सदी में इन प्रावधानों ने कैसे काम किया है। हमने इस बात का भी अध्ययन किया है कि संविधान कैसे बना था। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर में क्लियर करवाया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया था। उसके सदस्यों के बारे में कब किया, कितना टाइम लगा इसको बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को, एक एक बात मैंने आपको क्लियर कर चुकी हूँ। लेकिन क्या कभी आपके मन में यह सवाल उठता है कि ब्रिटिश प्रशासन से आज़ादी हासिल करने के बाद राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं ने संविधान को अंगीकार करने की ज़रूरत क्यों महसूस की थी? उन्होंने ऐसा क्यों सोचा था कि संविधान को अंगीकृत करना जरूरी है? उन्होंने खुद को आने वाले पीढ़ियों को संविधान में बांधने का फैसला क्यों लिया था? इस पुस्तक में बार बार आप सामना संविधान सभा की बहसों से हुआ है। यह पूछा जा सकता है कि संविधान के अध्ययन के सिलसिले में संविधान सभा की बहसों की गहरी परीक्षा करना क्यों जरूरी है। इस अध्याय में हम सबसे पहले इसी प्रश्न का उत्तर जो है वह खोजा जाएगा। देखिए, इस चैप्टर में हम सबसे पहले इसी क्वेश्चन का आंसर जो है वह फाइंड करेंगे। दूसरी, यह प्रश्न पूछना भी जरूरी है कि हमने जो संविधान बनाया है वह कैसा है। हम इस संविधान के सहारे हम किन उद्देश्यों को पाना चाहते हैं? क्या इन उद्देश्यों के साथ साथ कोई नीति बोध जुड़ा हुआ है, और अगर ऐसा है तो यह नीति बोध स्वयं में क्या है? हमारे संविधान के पीछे कौन सी नैतिक दृष्टि काम आ रही है? इस दृष्टि की मजबूती और सीमाएं क्या हैं, और इसी के अनुसार संविधान की सफलता और कमजोरियां क्या हैं? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के क्रम में हम अपने संविधान के दर्शन को जानने की कोशिश करेंगे। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप जानेंगे कि संविधान के अंतर्निहित दर्शन को समझना क्यों जरूरी है। दूसरी बात, हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जानेंगे कि संविधान, भारतीय जो संविधान है उसकी मूलभूत विशेषताएं क्या हैं, इस संविधान की आलोचनाएं क्या हैं, और संविधान की सीमाएं क्या हैं। ठीक है, इसका क्षेत्र कहाँ तक है, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। संविधान के दर्शन का क्या आशय है? देखिए, कुछ लोग मानते हैं कि संविधान सिर्फ कानूनों से बनता है, और कानून एक बात है और मूल्य और नैतिकता बिल्कुल ही अलग बात है। इसलिए संविधान के प्रति केवल कानूनी नज़रिया अपनाया जा सकता है, न कि नैतिक या राजनीतिक दर्शन का नज़रिया। देखिए, कुछ लोगों का मानना यहाँ पर क्या है कि जो संविधान है, संविधान का मतलब क्या है? जो कानूनों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जो कानून है वह एक बात है जिसमें नैतिकता बिल्कुल ही, नैतिकता की यदि हम बात करें तो नैतिकता इससे बिल्कुल ही अलग है। यह सच है कि हर कानून में नैतिकता नहीं होता, किंतु बहुत से कानून ऐसे हैं जिनका हमारे मूल्यों और आदर्शों से गहरा संबंध है। उदाहरण के लिए, कोई कानून भाषा अथवा धर्म के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव की मनाही कर सकता है। इस तरह का कानून समानता के विचार से जुड़ा होता है। देखिए, जहाँ धर्म के आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं किया गया है, तो वहाँ हम कह सकते हैं कि जो वहाँ का कानून है वह समानता के विचार से जुड़ा है। यह कानून इसलिए बना क्योंकि हम लोग समानता को मूल्यवान मानते हैं। ये कानून जो है, जो धर्म के आधार पर किसी के व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस कानून का निर्माण क्यों हुआ है? इसका रीज़न सबसे बड़ा क्या है? इसका रीज़न यह है कि जो हम लोग हैं वह समानता को मूल्यवान मानते हैं। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि कानून और नैतिक मूल्यों के बीच गहरा संबंध है। इसी संविधान को एक ऐसे दस्तावेज के रूप में देखना जरूरी है जिसके पीछे एक नैतिक दृष्टि काम कर रही है। संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत है। संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन के नजरिए से क्या आशय है, इसमें 3 बातें सम्मिलित की गई हैं। देखिए, पहली बात इसमें क्या कहती है कि संविधान कुछ अवधारणाओं के आधार पर बना है। इन अवधारणाओं की व्याख्या हमारे लिए जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हम संविधान में व्यवहार किए गए पद जैसे कि अधिकार, नागरिकता, अल्पसंख्यक तथा लोकतंत्र के संभावित अर्थ के बारे में सवाल करें। दूसरा इसमें पॉइंट क्या कहता है? इसके अतिरिक्त हमारे सामने एक ऐसे समाज और शासन की तस्वीर साफ साफ होनी चाहिए जो संविधान की बुनियादी अवधारणाओं की हमारी व्याख्या से मेल खाती है। संविधान का निर्माण जिन आदर्शों की बुनियाद पर हुआ है उन पर हमारी गहरी पकड़ होनी चाहिए। इस सिलसिले में हमारी अंतिम बात यह है कि भारतीय संविधान को
भारतीय संविधान को संविधान सभा की बहसों के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए ताकि सैद्धांतिक रूप से हम बता सकें कि ये आदर्श कहाँ तक हैं और क्यों ठीक हैं। देखिए, इस सिलसिले में यदि हम लास्ट बात की बात करें तो उसमें हम देखिए जो हम इसकी संविधान सभा में जो भी आर्गूमेंट्स हुए, डिबेटिंग हुई, ठीक है, उनको जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए ताकि सैद्धांतिक रूप से हम बता सकें कि ये आदर्श कहाँ तक और क्यों ठीक हैं, तथा आगे उनमें कौन से सुधार किए जा सकते हैं, कौन सी उनमें अमेंडमेंट की जा सकती है, चेंजेस किए जा सकते हैं। किसी मूल्य को अगर हम संविधान की बुनियाद बनाते हैं तो हमारे लिए यह बताना जरूरी होता है कि यह मूल्य सही और सुसंगत क्यों है। इसके बगैर संविधान के निर्माण में किसी मूल्य को आधार बनाना एकदम अधूरा कहा जाएगा। संविधान के निर्माताओं ने जब भारतीय समाज और राज्य व्यवस्था को अन्य मूल्यों के बदले किसी खास मूल्य समूह से दिशा निर्देशित करने का फैसला किया तो ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि उनके पास जो है इस मूल्य समूह को जायज़ ठहराने के लिए कुछ तर्क मौजूद थे। भले ही इनमें से बहुत से तर्क जो हैं पूरी तरह से स्पष्ट ना हो, चाहे संविधान निर्माताओं के तर्क कितने भी कच्चे और अनपढ़ क्यों ना हो, यह कल्पना करना मुश्किल है कि संविधान में अंतर्निहित मूल्यों को जायज़ ठहराने के लिए उनके पास तर्क नहीं थे। संविधान के अंतर्निहित नैतिक तत्व को जानने और उसके दावे के मूल्यांकन के लिए संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत है। ऐसा करना इस वजह से भी जरूरी है ताकि हम अपनी शासन व्यवस्था की बुनियादी मूल्यों की अलग अलग व्याख्या को एक कसौटी से जांच सकें। यह बात स्पष्ट है कि आज संविधान के बहुत से आदर्शों को चुनौती मिल रही है। इन आदर्शों को संविधान में सूखे हुए फलों की भांति सिर्फ रख कर नहीं दिया गया है बल्कि इन पर बार बार अदालतों में जिरह होती रही है। देखिए, जो हम हमारे आदर्श हैं, हम उनको ये नहीं कह सकते कि हमने सूखे फलों की तरह उनको सजाकर अपने संविधान में रखा हुआ है। समय समय पर अदालतों में काफ़ी इन पर बहस आर्गूमेंट्स हुए हैं और ये हमारे राजनीतिक जीवन के अब अभिन्न अंग बन चुके हैं। इन पर विविध राजनीतिक हलकों जैसे कि हमारी विधायिका है, राजनीतिक दल है, मीडिया, स्कूल तथा विश्वविद्यालयों में भी विचार विमर्श होता है, बहस चलती है और इन पर सवाल भी उठाए जाते हैं। इन आदर्शों की व्याख्या जो है वह अलग अलग ढंग से की जाती है और कभी कभी अल्पकालिक क्षुद्र स्वार्थों के लिए इनके साथ चालबाजी भी की जाती है। देखिए, जो ये हमारे आदर्श दिए गए हैं, इनकी जो व्याख्या है वह अलग अलग ढंग से की जाती है और कई बार अल्पकालिक स्वार्थों के लिए भी इनके साथ चालबाजी की जाती है। इसी कारण से इस बात की परीक्षा की जरूरत पैदा होती है कि संविधान के आदर्शों और अन्य हलकों में इन आदर्शों की अभिव्यक्ति के बीच कहीं कोई गंभीर खाई तो नहीं है। कभी कभी विभिन्न संस्थाएं एक ही आदर्श की व्याख्या अलग अलग ढंग से करती हैं। हमें इन व्याख्याओं की आपसी तुलना की जरूरत पड़ती है। संविधान के आदर्श अपने आप में परम न सही परंतु हैसियत के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूल्यों या आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाए तो इन व्याख्याओं के बीच विरोध पैदा होता है। यह जांचने की जरूरत आ पड़ती है कि कौन सी व्याख्या सही है। इस जांच परख में संविधान के आदर्शों का इस्तेमाल एक कसौटी के रूप में होना चाहिए। इस लिहाज से हमारा संविधान एक पंच की भूमिका निभा सकता है। संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन। पहले अध्याय में हमने संविधान के अर्थ और एक अच्छे संविधान की ज़रूरत के बारे में पढ़ा था। देखिए, मैंने आपको जब पहला चैप्टर क्लियर करवाया था वहाँ पर मैंने आपको क्लियर किया था कि किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, ठीक है, या किसी भी संस्था को चलाने के लिए हमें कुछ नियम, कुछ कानून, रूल रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है और उन्हीं के आधार पर वह संस्था काम करती है। ऐसे इसी प्रकार से एक लोकतांत्रिक सरकार में संविधान जैसे दस्तावेज की आवश्यकता होती है। इस बात पर व्यापक सहमति है कि संविधान को अंगीकृत करने का एक बड़ा कारण यह है कि संता को निरंकुश होने से रोकना। आधुनिक राज्य अति की हद तक ताकतवर है। जो हम राज्य की बात करें तो ये कह सकते हैं कि आधुनिक राज्य जो अति, ठीक है, जो अति मतलब मैक्सिमम, अति की हद तक ताकतवर है। बल प्रयोग और दंड शक्ति पर राज्य का एकाधिकार माना जाता है। यदि ऐसे राज्य की संस्थाएं गलत हाथों में पड़ जाए तो क्या होगा। देखिए, यदि हमारे राज्य की जो संस्थाएं हैं वह गलत हाथों में पड़ जाएं तो क्या होगा। भले ही इन संस्थाओं का निर्माण हमारी सुरक्षा और भलाई के लिए किया गया है परंतु ये
बड़ी आसानी से ही हमारे विरुद्ध काम कर सकती हैं। विरुद्ध कम काम करेंगी जब ये किसी गलत हाथों में पड़ जाती हैं। राज्य की शक्ति का दुनिया भर का अनुभव बताता है कि अधिकांश राज्य कुछ व्यक्ति समूहों के हित को नुकसान पहुंचाने की दिशा में काम करते हैं। अगर ऐसा है तो हमें सत्ता के खेल के नियमों को इस तरह बनाना चाहिए कि राज्य की इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके। मतलब राज्य के पास जो अत्यधिक शक्ति है वह उसका दुरुपयोग ना कर सके, इस तरह के नियमों को हमें बनाना चाहिए। संविधान ये बुनियादी नियम प्रदान करता है और राज्य को निरंकुश बनने से रोकता है। संविधान हमें गहरे सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन भी प्रदान करता है। इन सबके अतिरिक्त औपनिवेशिक दास्ता में रहे लोगों के लिए संविधान राजनीतिक आत्मनिर्णय का उद्घोष है और इसका पहला वास्तविक अनुभव है। जवाहरलाल नेहरू इन दोनों बातों को अच्छी तरह समझते थे। उनका कहना था कि संविधान सभा की मांग पूर्ण आत्मनिर्णय की सामूहिक मांग का प्रतिरूप है, क्योंकि सिर्फ बाहरी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी संविधान सभा को ही बगैर बाहरी हस्तक्षेप के भारतीय संविधान बनाने का अधिकार है। दूसरे नेहरू की दलील क्या थी कि संविधान सभा सिर्फ जनप्रतिनिधियों अथवा योग्य वकीलों का जमावड़ा भर नहीं है, बल्कि यह स्वयं ही राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र है जो अपने अतीत के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के खोल से निकलकर अपने नए आवरण को पहनने की तैयारी कर रहा है। देखिए संविधान को यहाँ पर क्या कहा गया है। संविधान में जो हमारा देश है वह अपने राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के खोल से निकलकर अपने लिए नए आवरण को पहनने की तैयारी कर रहा है। भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने और स्वतंत्रता, समता तथा न्याय के नए युग में प्रवेश के लिए होता है। इस नज़रिए में संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत को पूरी तरह से बदल कर रख देने की क्षमता है। इस नज़रिए के अनुसार संविधान की मौजूदगी सत्तासीन लोगों की शक्ति पर अंकुश ही नहीं लगाती, बल्कि जो लोग परंपरागत तौर पर सत्ता से दूर रहे हैं उनका भी सशक्तिकरण करती है। संविधान कमज़ोर लोगों को उनका वाजिब हक सामुदायिक रूप में हासिल करने की ताकत देता है। देखिए जो कमज़ोर लोग हैं उनको उनका हक दिलाने के लिए सामूहिक रूप से में हासिल करने की उनको ताकत देता है। संविधान सभा की ओर मुड़कर क्यों देखें, पीछे क्यों मुड़े, अपने अतीत से क्यों बांध कर रखें। देखिए अपने को हम अतीत से क्यों बांध कर रखें, पीछे मुड़कर हम संविधान का जो बना था क्यों बना, ये सारी चीज़ें हम क्यों देखें। कानून और राजनीतिक विचारों के इतिहासकार यह बात तो ठीक हो सकती है कि पीछे मुड़कर देखें कि कानूनी और राजनीतिक विचारों का आधार कहाँ छिपा हुआ है, किंतु राजनीतिक के विद्यार्थी के लिए संविधान निर्माताओं को सरोकार और मंशा को जानना क्यों जरूरी है। क्यों नहीं बदलती हुई स्थितियों पर गौर किया जाए, इस बात की नई परिभाषा बनाई जाए कि संविधान किन किन बातों से सही गलत का फैसला दे सकता है। अमेरिका का उदाहरण लेते हैं। वह संविधान 18वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा गया था। देखिए यदि अमेरिका की हम बात करें तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में संविधान लिखा गया था। उस युग के मूल्य और मानक का इस्तेमाल 21वीं सदी में करना बेतुका कहा गया है। बहरहाल हिंदुस्तान की स्थिति अलग है। यहाँ संविधान निर्माताओं के समय जो स्थिति थी, हम लोग आज जिन स्थितियों में रहते हैं उसमें कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं है। देखिए जिस समय पर संविधान का निर्माण हुआ था उस समय की स्थिति को लेकर और अब की स्थिति यदि हम देखें तो उसमें कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं हुआ है। मूल्यों, आदर्शों और अवधारणाओं के लिहाज से हम लोग संविधान सभा की सोच समय से अलग नहीं हो पाए हैं। हमारे संविधान का इतिहास अब भी हमारे वर्तमान का इतिहास है। हो सकता है कि हमारे कानूनी और राजनीतिक व्यवहार बर्ताव के पीछे जो असली बात है हमने उसे भुला दिया हो। कालक्रम हमने उन्हें स्वाभाविक मान लिया हो। हमारे बहुत से कानूनी और राजनीतिक व्यवहारों के पीछे जो असली बात है वह पृष्ठभूमि से चली गई हो या हमारी चेतना के पर्दे से उतर गई हो। भले ही वही बात हमारे व्यवहार बर्ताव को बुनियाद के रूप में स्वीकार की गई हो। जब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे तब तक भूले रहना हानिकारक नहीं होता है। यदि हम इन चीज़ों को भूल गए हैं तो भी यह हमारे लिए हानिकारक नहीं है जब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन जब सावधानिक व्यवहार बर्ताव को चुनौती मिले, खतरा मंडराए या उपेक्षा हो, तब इन पर
अपनी पकड़ बनाए रखना जरूरी हो जाता है। ऐसे में इन व्यवहार बर्तावों के मूल्य और अर्थ को समझने के लिए संविधान सभा की बहसों को मुड़कर देखने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं रहता है। संभव है इस क्रम में हम पीछे यानी औपनिवेशिक भारत में जाकर पड़ताल करनी पड़े। इसलिए अपने संविधान के मूल में निहित राजनीतिक दर्शन को बार बार याद करना और उसे टटोलना हमारे लिए जरूरी है।